जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। आज हम लोग बिहार इतिहास का अगला अध्याय गुप्तकालीन बिहार को पढ़ेंगे। इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग इस अध्याय में बनाएंगे। जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य के अंतर्गत किसी भी एग्जाम में अपियर होते हैं तो निश्चित रूप से बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वह प्रश्न आपका छूटे नहीं, इसी को ध्यान में रखकर ये बिहार से संबंधित इतिहास को ध्यान में रखकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा, 320 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? 320 ईस्वी में हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम याद रखिएगा, महाराजा धीराज। क्या नाम है? महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। अभी आपको बताया गया, स्थापना का वर्ष क्या हो जाएगा? बिल्कुल, चंद्रगुप्त प्रथम के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक का स्थापना वर्ष 320 ईस्वी। कितना ईस्वी? 320 ईस्वी। यह चंद्रगुप्त प्रथम जो था, यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक। अगर गुप्त वंश का संस्थापक की बात की जाए तो नाम होगा श्री गुप्त। क्या होगा? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किसने कुमार देवी से विवाह किसने किया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कहाँ धारण की थी, यह पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ धारण की थी? पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी। और एक वजह से याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में ही एक गुप्त संवत चलाया था। क्या चलाया था? गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत कब से हुई है? 320 ईस्वी से हुई है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यह संवत चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? लिच्छवी दोहित्र कहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने अभिलेख में अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहा है। यह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। अगला बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने श्रीलंका के राजा के मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? यानी गुप्त वंश के किस शासक से अनुमति मांगी गई थी? श्रीलंका के राजा ने, मेघवर्मन ने अनुमति मांगी थी। तो उस शासक का नाम बताना है। बिल्कुल,
इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से आज्ञा मांगी थी कि मैं एक बौद्ध मठ स्थापित करना चाहता हूं गया में, तो ये समुद्रगुप्त ने उन्हें अनुमति दी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, यानी किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गुप्त काल। गुप्त काल में ही, गुप्त युग में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, यह बताना है। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? 415 ईस्वी से लेकर के, याद रखिएगा, 455 ईस्वी तक। 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासन रहा है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गुप्त काल। गुप्त काल में ही बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। 12वां प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किसके समय तक, यानी कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? फाहियान जो था वह चीनी यात्री था। कौन यात्री था? चीनी यात्री था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3 साल। कितने समय तक? 3 साल तक यह भारत में रहा था। फाहियान की रचना का नाम याद रखिएगा। फाहियान की रचना का नाम है फूकोकी। क्या नाम है? फूकोकी। फाहियान द्वारा लिखी रचना का नाम है फूकोकी। इस रचना को पढ़ने से हम लोगों के गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है, धार्मिक जानकारी भी प्राप्त होती है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यह भी याद रखिएगा, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। 13वां प्रश्न पढ़ते हैं, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। कहां से था? पाटलिपुत्र से था। अगला प्रश्न, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा शाहाबाद। किस जिले से? शाहाबाद जिले से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न 15 नंबर का है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। 7.5 फीट की है, याद रखिएगा। 7.5 फीट की ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का सुल्तानगंज। भागलपुर के निकट सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, देखते हैं। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु, नाग, नागियों के चित्र हैं, यह किस काल के हैं? यानी कि ये जो चित्र हैं वह किस काल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। याद रखिएगा, मणिनाग मंदिर में जो पत्थर पर खुदाए गए चित्र हैं वह गुप्त काल से संबंधित हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्णय किस काल में हुआ था? जरासंध की बैठक का निर्णय किस काल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर का प्रश्न, तीरभुक्ति। तीरभुक्ति जो है वह आधुनिक दरभंगा का नाम था। तीरभुक्ति का राज्यपाल था। तीरभुक्ति का राज्यपाल कौन था गुप्त काल में? इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त जो था वह आधुनिक दरभंगा यानी तीरभुक्ति का राज्यपाल था। यह गोविंद गुप्त कौन था? तो याद रखिएगा, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का छोटा पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का छोटा पुत्र का नाम गोविंद गुप्त था। 19 नंबर का प्रश्न है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? 19 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल बौद्ध विहार का बिहार में प्राचीनतम केंद्र नालंदा था। कौन था? नालंदा था। नालंदा में विश्वविद्यालय
की स्थापना हुई थी, मालूम है? आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर का प्रश्न है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो है किसके शासनकाल में दौरा किया था, यानी भारत आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अवस्थित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़ चुके हैं आगे भी। 21 नंबर का, बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन एवं दवाइयाँ दी जाती थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, बिल्कुल 22 नंबर का आंसर हो जाएगा फाहियान। क्या हो जाएगा? फाहियान। फाहियान ने अपनी पुस्तक फूकोकी में, फिर एक बार लिख देता हूँ, आप लोग को याद हो जाएगा। फूकोकी जो है फाहियान की पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने ये बातें कही और प्रशंसा की है। चीनी यात्री था। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, गुप्त संवत का आरंभ होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रारंभ में भी थोड़ा जानकारी दे दी गई है गुप्त संवत के बारे में। तो गुप्त संवत का आरंभ कब से होता है? गुप्त संवत का आरंभ 320 ईस्वी से होता है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, निम्नलिखित शासकों, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो इसका आंसर याद रखिएगा डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने, वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किसने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा, तो स्मिथ ने कहा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र के विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र को विजय किया था। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर का प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? यह प्रयाग प्रशस्ति लेख है, जिसे हम लोग इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। इसके रचयिता हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन याद रखिएगा, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय का शांति और युद्ध का मंत्री था। कौन मंत्री था? शांति और युद्ध का मंत्री। शांति और युद्ध का मंत्री था हरिसेन। इसी के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लेख में, यानी कि लेख लिखा गया था, जिसे हम लोग इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। और शांति और युद्ध का मंत्री को ही संधि विग्रहिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछे संधि विग्रहिक कौन थे समुद्रगुप्त के समय, तो संधि विग्रहित जो थे विग्रहिक, वह हरिसेन थे। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने, यानी गुप्त सम्राट जो है समुद्रगुप्त, इसने दक्षिण में सफल अभियान किया था। याद रखिएगा, दक्षिण में इन्होंने कुल 12 राज्यों को परास्त किया था। कितने राज्यों को? 12 राज्यों को परास्त किया था और धर्म विजय का कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 28 नंबर का प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? यानी प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है उसमें किस सम्राट के विजय अभियान, तो डेफिनेट है प्रयाग प्रशस्ति लेख में जो हरिसेन द्वारा लिखा गया है उसमें किसका प्रशंसा होगा?
तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिसेन, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल हुनों का आक्रमण। बिल्कुल हुन का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के समय से हुन का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। कमजोर शासक, आगे कमजोर शासक हुए थे। प्रशासन की सामंती स्वरूप, बिल्कुल सामंती व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। आर्थिक संकट, यह नहीं हो सकता है। तो देखा जाए 1 2 3 सही है। इसे आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर इसका सही है। ये यानी कि 1 2 3 जो कारण है गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए माना जा सकता है। 30 नंबर का प्रश्न है, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह गुप्त। क्या हो जाएगा? नरसिंह गुप्त के समय में मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण हुआ था। अंतिम प्रश्न हम लोग 31 नंबर का देखते हैं। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग है, ठीक है। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बरामिहिर थे, आर्यभट्ट थे, गुप्तकाल थे। ये तीनों गुप्तकाल से संबंधित है। पाणिनि नहीं है गुप्तकाल से संबंधित। पाणिनि को बाहर कर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 यानी सी नंबर। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा? बिहार से संबंधित जानकारी आपको वीडियो में बनाकर दी जा रही है। हमारे इस जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।